एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इंटरमीडिएट में पहला लेसन है वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया जो राष्ट्र का स्वरूप के नाम से मशहूर है। तो इस पर हम जो है इस टॉपिक पर नए पैटर्न से वीडियो डालने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए और इसको आप फेयर वर्क में भी कर सकते हैं। देखिए, हिंदी में लिखने का अभ्यास बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो आप अगर किताब में देखोगे, राजीव प्रकाशन वाली या अन्य किताब में देखोगे, तो पहला जो टॉपिक है भूमि, भूमि पर बसने वाला जन, और यहाँ से ले करके आपको जो है आवश्यक धर्म है, यहाँ तक कि हम जो है आज इसमें पहले टॉपिक में डालेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, देखिए एनसीईआरटी पैटर्न है बिल्कुल। इस टॉपिक में यह बनेगा कि उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप ये हो गया, पाठ का शीर्षक होगा राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग ये लिखना कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना है। ये दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कि भूमि का निर्माण किसने किया, है ना, और कब से है। तो इसका आंसर ये लिख दीजिए कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वो अनंत काल से है। ये हमारी जमीन अनंत काल से है। इसके बाद रेखांकित दूसरा, इसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप अपनी बुक में देखना, जहाँ जहाँ लाइन खींची है वहाँ पर हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो कहाँ कहाँ लाइन खींची कि राष्ट्रीयता की जड़ें, आप किताब में देख लीजिए, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो आप यहाँ पर लिखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, इसके बाद लिखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे राष्ट्रीयता की जड़ें, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित एवं पल्लवित होगा, है ना। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है, अपितु उसका धर्म भी है। इतनी आप व्याख्या कर देना। अब पांचवा सवाल आपका है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, यानी ये समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की माँ है। इसका अर्थ ये लिखो। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र भूमि के प्रति, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो बच्चों इसमें यह लिख देना आप लोग कि राष्ट्र भूमि के प्रति आवश्यक, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है, उसके अंदर कोई जड़ें नहीं होती है कि नहीं ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका बन रहा कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा, है ना। तो आप लोग लिखना भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने पर परिणाम राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने पर परिणाम यानी उसका नतीजा क्या होगा कि राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। कि भूमि, जन और संस्कृति के सम्मिलन से
राष्ट्र का स्वरूप बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। हमारी राष्ट्रीयता, अगला क्वेश्चन, हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती हो सकेगी? तो भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक, मातृभूमि पर निवास करने वाले ... फिर इसके बाद मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, है ना, मैं उसका पुत्र हूँ, यहाँ तक होगा। तो पहला पाठ का शीर्षक लेखक का नाम आपको बता दिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो यहाँ पर यदि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो यहाँ पर बहुत छोटा आंसर है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं। इसके बाद पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो पृथ्वी मातृभूमि संज्ञा जन मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती है। इसके बाद देखिए, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है, इसकी व्याख्या करो। तो हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसमें यह लिखेंगे कि जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। उसकी धूल में हम खेल कर बड़े होते हैं, है ना, और इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यहाँ पर ये लिखेंगे। अगला इस लेसन का अगला टॉपिक कि जन का प्रवाह अनंत है ... निर्माण करना होता है। तो बच्चों वही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है जन का प्रवाह किस प्रकार होता है? तो आंसर है जन का प्रवाह अनंत होता है। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, दूसरा क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगर किताब में देखोगे तो जन का प्रवाह अनंत होता है से लेकर के जीवन भी अमर है, यहाँ तक की व्याख्या करेंगे। तो लिखो रेखांकित अंश की व्याख्या। तो प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, है ना, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया है तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। अगला है कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? रश्मियों माने क्या होता है? किरणें, है ना। तो सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इसके बाद घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर घाटों का निर्माण का आशय मनुष्य या जन अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए पदचिन्ह छोड़ना है। यानी हम जब अपने जो है पदचिन्हों को यहाँ छोड़ जाए जिससे आने वाली पीढ़ियाँ उससे शिक्षा लें। इसके बाद संततवाही का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो संततवाही का अर्थ है सदा प्रवाहित या स्थायी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है? तो जब तक सूर्य की रश्मियाँ यानी सूर्य की किरणें नित्य प्रातः पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है? तो नदी का प्रवाह निरंतर गतिमान रहता है, इसलिए जनजीवन के प्रवाह को नदी की तरह बताया गया है। तादात्म्य और अजर का शब्दार्थ क्या है? तादात्म्य का अर्थ है एकत्व या एक सा होना तथा अजर का अर्थ है क्षय रहित या जो कभी बूढ़ा ना हो। इसके बाद बच्चों इस लेसन का अगला टॉपिक राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। यहाँ से लेकर के समन्वय पर निर्भर है, यहाँ तक का टॉपिक देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन वही आएगा, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। मैं बता चुका हूँ।
दूसरा क्वेश्चन यहाँ आपका बन रहा कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। बहुत आसान है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, सभ्यता है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों है कि राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है। तो संस्कृति यानी सभ्यता के विकास और अभ्युदय यानी विकास या उदय अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है। तो ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को सभ्यता या संस्कृत कहा गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जहाँ जहाँ रेखाएं खींची हैं उसी अंश की हम व्याख्या करेंगे। यदि भूमि और जन आदमी संस्कृत से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है, हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए राष्ट्र के संपूर्ण स्वरूप में संस्कृति यानी सभ्यता का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि भूमि और जन का होता है ना। अर्थात भूमि और जन के पश्चात यानी पृथ्वी और आदमी के पश्चात राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता है। किसी राष्ट्र के अस्तित्व में संस्कृति के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि यदि किसी राष्ट्र की भूमि और जन को संस्कृत से अलग कर दिया जाए तो समृद्धशाली यानी पावरफुल यानी ताकतवर राष्ट्र यानी समृद्धशाली राष्ट्र को मिटते हुए देर न लगेगी। संस्कृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक होने के साथ साथ है ना एक दूसरे के लिए अनिवार्य भी हैं। एक के न रहने पर दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प ही संस्कृति है। अर्थात किसी समाज में ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक यानी प्रकाश किसी समाज में ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से जो जीवन शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है वही संस्कृति है, वही सभ्यता है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि संस्कृति का क्या तात्पर्य है। एक बार और देखो, संस्कृति का तात्पर्य है सभ्यता, किसी समाज के ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से जो जीवन शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है वही संस्कृति है, वही सभ्यता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि लेखक ने क्यों कहा है कि संस्कृत के सौंदर्य में जीवन का सौंदर्य छिपा हुआ है। तो लेखक ने कहा है कि जिस प्रकार किसी भी वृक्ष का सारा सौंदर्य, सारा गौरव और सारा मधुरस उसके पुष्प में विद्यमान रहता है, उसी प्रकार राष्ट्र के जीवन का चिंतन, मनन एवं सौंदर्य बोध उसकी संस्कृति में ही निवास करता है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर आपका आ सकता है बोर्ड पेपर में कि राष्ट्रीय संस्कृत किसे कहते हैं। राष्ट्रीय संस्कृत किसे कहते हैं। तो भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, इन दोनों के रूप में हमें जिस संस्कृति का दर्शन प्राप्त होता है उसे राष्ट्रीय संस्कृत कहते हैं। इसके बाद बच्चों इस लेसन का अगला टॉपिक कि जंगल में जिस प्रकार डाल लेकर के सुखदायी रूप है, यहाँ तक देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है। तो बच्चों जंगल और राष्ट्रीय जन में यह समानता है कि इसमें विविधता होते हुए भी एकता रहती है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है। तो विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना जंगल एवं समुद्र से की गई है ना। इसके बाद अदम्य और अविरोधी का शब्दार्थ बताइए। अदम्य का अर्थ है प्रबल या प्रचंड तथा अविरोधी का अर्थ है विरोध न करने वाला। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें कहाँ कहाँ लाइन है कि समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। इसके लिए हम लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो राष्ट्रीय संस्कृति, अभी आपको राष्ट्रीय संस्कृति विषय बताया। राष्ट्रीय संस्कृति अथवा राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि पर आधारित भेदभावों को
विस्मृत कर देना चाहिए, यानी उन्हें भुला देना चाहिए और पारस्परिक सौहार्द एवं विविधता में एकता की भावना का परिचय देना चाहिए। विविधता में एकता मतलब हमारा धर्म अलग है, हमारी जाति अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, लेकिन जहाँ राष्ट्र की बात आए वहाँ हमें एक हो जाना चाहिए, उसी को विविधता में एकता कहते हैं, है ना। तो एकता की भावना का परिचय देना चाहिए। इस प्रकार की समन्वयात्मक भावना के परिणाम स्वरूप ही किसी राष्ट्र के नागरिक सुखद जीवन व्यतीत करने में सफल हो सकते हैं, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, उपयुक्त पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, तो आपको बता चुके हैं। इसके बाद बच्चों इस लेसन का अगला टॉपिक, धरती माता के कोख में जो अमूल्य से लेकर के होना भी आवश्यक है, यहाँ तक हम देखेंगे। या धनराशि माता ... अनमोल हो जाते, यहाँ से भी आ सकता है। तो पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम आपको बता चुके हैं। इसके बाद जो है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस टॉपिक में 2 जगह लाइनें खींची हैं। धरती माता की कोख में से लेकर के गर्भ में पोषण होता है, यहाँ तक कि हम पहले व्याख्या देखते हैं। तो धरती माँ के गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोष है। अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने में धारण करने के कारण ही इस धरती को वसुंधरा कहा जाता है। इस तथ्य से हम सभी को परिचित होना चाहिए, क्योंकि यही तथ्य हमें राष्ट्रीय भावना से जोड़ता है और आर्थिक रूप से संपन्न भी बनाता है। हजारों लाखों वर्षों से जब से इस धरती का निर्माण हुआ है, इसके गर्भ में विभिन्न प्रकार की धातुएं पोषित होती रहती है। हमारी पृथ्वी के अंदर तमाम प्रकार के मेटल, तमाम प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पृथ्वी को वसुंधरा कहते हैं। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि धरती माता को वसुंधरा क्यों कहा जाता है। तो धरती माँ को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने गर्भ में अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है। तो यहाँ पर दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। इसके बाद आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो आर्थिक विकास के लिए जांच पड़ताल आवश्यक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमूल्य निधियां कहाँ भरी पड़ी हैं। धरती माता के गर्भ या कोख में भरी पड़ी हैं अमूल्य निधियां। इसके बाद इस लेसन का अगला टॉपिक, या प्रणाम भाव ही ... करके यहाँ से लेकर के निष्कारण धर्म है, यहाँ तक देखेंगे। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, किस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता। दृढ़ भित्ति माने होता मजबूत दीवार। तो भूमि और जन की दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार होता है। इसके बाद किस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। तो अपनी धरती के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। आदर भाव की इस दृढ़ दीवार पर ही राष्ट्र का निर्माण होता है। आदर की यह भावना दृढ़ चट्टान के समान है। इस चट्टान पर टिक कर राष्ट्र का जीवन चिरस्थायी हो जाता है। इसके बाद किसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। तो जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। इस टॉपिक का आखिरी कि पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है। तो माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का कर्तव्य है। एक टॉपिक और है इसका जो बोर्ड पेपर में आया था कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत से लेकर के जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो गद्यांश का संदर्भ लिखिए, आप संदर्भ लिख लोगे, है ना, कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं और पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कहाँ कहाँ, यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से लेकर के आनंदित होता है। तो हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। हमारी बाह्य माने बाहरी, हमारी बाह्य संस्कृत यानी सभ्यता, हमारी बाहरी सभ्यता
बाह्य रूप से भले ही अलग अलग हो, भिन्न हो, किंतु आंतरिक रूप से एक सूत्र में बंधी हुई है। जो व्यक्ति सहृदय है, दयालु है, वह प्रत्येक संस्कृत को आत्मसात करता है और उसे उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन बनेगा कि सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करके प्रसन्नचित्त होता है। तो सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृत को ग्रहण करके आनंदित होता है। इसके बाद राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को किन किन रूपों में प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो यह अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है। तो सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन, विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है। तो विश्वव्यापी आनंद का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संस्कृति को ग्रहण करना और आनंदित होना। मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों के अर्थ लिखिए। तो मानसिक का अर्थ है दिमाग से, स्वास्थ्यकर का मतलब है लाभकारी या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। धन्यवाद बच्चों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।